नमस्ते। कूल फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टीव जॉब्स ने 2001 में एक एप्पल इवेंट में कहा था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उसने एक वाइट डिवाइस निकाला जो एक डेक ऑफ कार्ड जितना बड़ा था और उसमें पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी स्टोर और प्ले कर सकता था बिना किसी प्रॉब्लम के। उस टाइम पे ये सोचना भी मुश्किल था क्योंकि फ्लैश MP3 प्लेयर में सिर्फ 20 या 30 गाने ही होते थे, लेकिन एप्पल ने आईपॉड के रूप में ये वादा पूरा किया। शायद आपने कभी ना कभी आईपॉड यूज़ किया होगा, उसके साथ अच्छी यादें होंगी, लेकिन पिछले साल एप्पल ने इस आइकॉनिक प्रोडक्ट को बंद कर दिया जो कंपनी को कोलैप्स होने से बचाया था। ओरिजिनल आईपॉड सिंपल डिज़ाइन और इजी टू यूज़ फंक्शनैलिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि आईपॉड सिर्फ कुछ महीनों में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था। और एक अजीब लीगल केस में एप्पल ने आईपॉड के आइडिया को अनजान आदमी कैन करमार का बताया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ओरिजिनल आईपॉड एप्पल और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। ये एक टोटल सोल्यूशन है। आईपॉड, फायरवायर, आईट्यून जिसमें सारे म्यूजिक हैं, सब सीमलेसली काम करते हैं। सिर्फ एप्पल ही ये काम कर सकता है क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सब उनके पास है, जिससे वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पहले आईपॉड बनाने की कहानी शुरू हुई अनरिलेटेड इंसिडेंट से। आप देखेंगे कि इवेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सही जगह पर गिरे और ये सब हो पाया। सब शुरू हुआ लेट 1990s में, जब स्टीव जॉब्स 11 साल बाद एप्पल में वापस आया। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और जॉब्स को वापस लाया गया ताकि वो कंपनी को सही दिशा में ले जा सके। एप्पल को फ्रेश आइडिया की भी ज़रूरत थी ताकि वो 20th सेंचुरी के टर्निंग पॉइंट पर अपना मार्क बनाए। इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था और पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी। इसीलिए अपने रिटर्न पर स्टीव जॉब्स ने डिजिटल हब स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया। आइडिया ये था कि एप्पल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को कंबाइन करे ताकि यूज़र के पास एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हो उनके डिजिटल लाइफस्टाइल के लिए। एक नटशेल में एक इकोसिस्टम जहाँ सब सीमलेसली काम करता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एप्पल का इकोसिस्टम कंपनी के फ्यूचर का इंटीग्रल पार्ट बन गया, लेकिन अभी ये आइडिया अपने बचपन में था। इस डिजिटल हब का फोकल पॉइंट iMac था, लेकिन इंटरेस्टिंगली स्टीव जॉब्स ने फायरवायर पॉड का अनटैप पोटेंशियल रियलाइज़ किया। ये स्टैंडर्ड डिजिटल डेटा बस लेट 1980s में एप्पल ने डेवलप किया था और कई सालों तक एप्पल खुद और दूसरी कंपनीज जैसे सोनी ने यूज़ किया। फायरवायर डिवाइस जैसे कि कैमकॉर्डर्स और डिजिटल कैमरास को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता था। फायरवायर का सबसे बड़ा फ़ायदा था कि ये डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत तेज़ था, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स फास्टर देन किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड से जो उस टाइम पे थे। ये रेट था 400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अब तो हंसी आती है, पर उस टाइम पर यह बहुत बड़ी बात थी। स्टीव जॉब्स ने आइकॉनिक ट्रांसलूसेंट iMac G3 में फायरवायर इंक्लूड करने का डिसीजन लिया, जो 1998 में रिलीज़ हुआ। एप्पल ने सोचा कि फायरवायर का इंक्लूजन से यूज़र अपने डिजिटल कैमकॉर्डर में शूट किए हुए वीडियोस को इजीली ट्रांसफ़र करके अपने कंप्यूटर पर एडिट कर पाएंगे, लेकिन निकला ये कि लोगों को म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट था। 90s में इंटरनेट दुनिया पे छा रहा था। लोग फाइल्स और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे थे, पर म्यूज़िक फाइल शेयर करना अभी भी मुश्किल था। अर्ली 90s में इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो थी, म्यूज़िक सीडीज से रिप होता था और फाइल साइज़ बहुत बड़े होते थे। लेकिन म्यूनिक जर्मनी के द फ्रॉयनहोफर इंस्टीट्यूट के कुछ रिसर्चर्स के पास कुछ आइडियाज़ थे। 4 साल के मुश्किल के काम के बाद उन्होंने एक नया फाइल फॉर्मेट बनाया जिसका नाम तो आपने सुना होगा, MP3। इसने म्यूज़िक फाइल के साइज़ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया बिना ऑडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। MP3 फाइल्स फॉर्मेट का राइज म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कमोशन कॉज किया। सबसे पहले सबके लिए अपने सीडीज़ को MP3 फाइल्स में रिप करना और उन्हें अपने कंप्यूटर्स पर स्टोर करना बहुत ईजी हो गया। टाइम बिल्कुल सही था एक छोटे डिवाइस के लिए जो लोगों को इन फाइल्स को साथ ले जाने दे ऑन द गो। 1998 तक MP3 प्लेयर जैसे कि एल्गा लैब्स का MP-Man F100 और डायमंड रियो PMP-3 300 मार्केट में आ गए थे। दोनों बल्कि थे, सिर्फ 30 मिनट्स का म्यूज़िक प्ले कर सकते थे और $200 से ज़्यादा के थे, लेकिन ये पॉपुलर हो गए क्योंकि लोगों को पोर्टेबल म्यूज़िक बहुत पसंद था। और फिर फ्लड गेट्स खुल गए। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग साइट ने लोगों को फ्री में म्यूज़िक डाउनलोड करने दिया। एक एप्लीकेशन नैपस्टर एकदम सेंसेशन बन गया, इतना पॉपुलर हो गया कि एक सबसे बड़ी हैवी मेटल बैंड मेटालिका के साथ लीगल डिस्प्यूट हो गए। ओवरऑल पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बड़ा हिट लगा और रिकॉर्ड लेबल्स मिलियंस लूज कर रहे थे रेवेन्यू में।
सबको पता था कि म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन का फ्यूचर फॉर्मेट में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सोचना कि एक इनोवेशन कैसे दूसरे इनोवेशन में स्नोबॉल हो सकता है और प्रोसेस में मेजर डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकता है। श्योर, हियर इज अ कैजुअल इंग्लिश वर्जन ऑफ द सोर्स यू प्रोवाइडेड। जब डिजिटल म्यूजिक का क्रेज बढ़ रहा था, एप्पल ने एक बड़ी गैप देखी। अपने डिजिटल हब स्ट्रैटेजी में इस गैप को फिल करने के लिए एप्पल ने साउंड जैम MP को खरीदा। ये एक पॉपुलर MP3 एनकोडिंग और प्लेबैक एप्लीकेशन था। इसके 3 इंजीनियर्स को भी एप्पल ने ले लिया। इन्होंने साउंड जैम को iTunes में बदल दिया। जॉब्स चाहती थी कि iTunes से म्यूजिक फाइल्स कंप्यूटर से MP3 प्लेयर्स में सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन जब एप्पल टीम ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि ज़्यादातर प्लेयर्स बेकार थे, या तो बहुत महंगे थे, या बहुत बड़े थे, या बहुत छोटे, या बहुत क्लमजी यूज़ करने में, और म्यूज़िक फाइल्स को कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करना बहुत स्लो था। ये एक क्रूशियल मूवमेंट था जब स्टीव जॉब्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। खुद एक म्यूज़िक फ़ैन होने के नाते उन्होंने सोचा कि एक छोटा पोर्टेबल MP3 प्लेयर बनाया जाए जो कि हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग स्टोर कर सके और CD क्वालिटी म्यूज़िक प्ले कर सके। वो चाहती थी कि प्लेयर iTunes के साथ अच्छे से काम करे ताकि मैक प्लेटफॉर्म के लिए और कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। 2000 के एंड में जॉब्स ने जॉन रूबिनस्टाइन को इस टास्क के लिए असाइन किया। रूबिनस्टाइन 1997 में एप्पल ज्वाइन किया था। वो कंपनी का हार्डवेयर इंजीनियर चीफ था और स्टीव जॉब्स का सबसे ट्रस्टेड हार्डवेयर एडवाइज़र। उन्होंने पहचाना था कि एप्पल के पास पहले से ही ज़्यादातर कंपोनेंट्स थे MP3 प्लेयर बनाने के लिए। फायरवायर पोर्ट ट्रांसफ़र स्पीड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। बाकी पार्ट्स इन हाउस हार्डवेयर डिपार्टमेंट या आउटसाइड सप्लायर से सोर्स किए जा सकते थे। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, फ्लैश स्टोरेज बहुत महंगा था, तो यह हार्ड ड्राइव का एक ऑप्शन था। लेकिन कैसे वो एक हार्ड ड्राइव ढूंढते जो छोटा हो और कैपेसिटी भी हाई हो? किस्मत से 2001 के फरवरी में रूबिनस्टाइन ने एक ऐसा ही डिवाइस ढूंढ लिया, एक हार्ड ड्राइव जिसकी कैपेसिटी 5 गीगाबाइट थी। वो बस तोशिबा के जापान विजिट कर रहे थे जब उन्होंने ये ढूंढा। तोशिबा के इंजीनियर्स को नहीं पता था कि उसका यूज़ क्या होगा, लेकिन ये रूबिनस्टाइन के लिए एक गेम चेंजर था। अब प्लेयर छोटे फॉर्म फैक्टर्स और हाई कैपेसिटी के साथ बनाया जा सकता था। उन्होंने तुरंत $10 बिलियन के लिए राइट्स खरीद लिए, स्टीव जॉब्स की परमिशन लेकर, ऑफ कोर्स। बहुत लोग ये नहीं जानते, लेकिन 1999 में 2 साल पहले कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक्ट ने भी एप्पल जैसे ही आइडिया रखा था, लेकिन उन्होंने लैपटॉप हार्ड ड्राइव यूज़ किया था। इसे 4.8 गीगाबाइट की कैपेसिटी स्टोरेज तो नहीं मिली, लेकिन $799 में ये सस्ता नहीं था और बहुत बल्कि भी था। एप्पल ने टॉनी फिडल को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। फिडल पहले जनरल मैजिक और फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते थे और उनके पास हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे कि पैड्स, पाम टॉप्स डेवलप करने का एक्सपीरियंस था। जब फिडल फरवरी 2001 में एप्पल में आए तो उन्हें सिर्फ 6 वीक्स दिए गए थे प्रोटोटाइप प्रेजेंट करने के लिए। उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी क्योंकि उसके पास कोई रिसर्च नहीं थी, कोई प्रीवियस डिज़ाइन नहीं थी और ना ही कोई टीम थी जो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन उसने अपने आप से ही 3 कंसेप्ट डेवलप किए। मिड अप्रैल 2001 में उसने अपने प्रोटोटाइप एप्पल एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग स्टीव जॉब्स को प्रेजेंट किए। उसी मीटिंग में एप्पल के हेड ऑफ द प्रोडक्ट मार्केटिंग फिल शिलर ने मैकेनिकल स्क्रॉल व्हील का आइकॉनिक डिज़ाइन सजेस्ट किया। ये एक नया कंसेप्ट नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन दूसरे डिवाइस जैसे कि बैंग ऑल्फसन बुइक्स ऑन फोन से ली थी। लेकिन शिलर सही मानती थी कि यूज़र्स व्हील के साथ दूसरे MP3 प्लेयर्स के मेथड्स जैसे अप एंड डाउन बटन से ज़्यादा तेज़ी से हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स स्क्रॉल कर सकते थे, और वो सही थे। कोई भी जो अर्ली 2000s में किसी और को MP3 प्लेयर यूज़ करता देखता था, वो याद करता है कि सॉन्ग लिस्ट से गुजरना कितना टीडियस था। बेसिक कंसेप्ट के साथ फिडल को एप्पल में फुल टाइम जॉब दी गई। उन्हें सिर्फ 6 मंथ्स द अप्रैल के एंड से अक्टूबर तक, इस टाइम में उन्हें एक टीम बनाना था, एक प्रोडक्ट डेवलप करना था, उसको मैन्युफैक्चर करना था और मार्केट में लाना था। एप्पल इंजीनियर्स मैक प्रोजेक्ट में बिजी थे, तो फिडल को 25 रेगुलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर से असेंबल करना पड़ा। कुछ उनकी स्टार्टअप कंपनी फ्यूज से आए थे और कुछ वेटरन इंजीनियर्स जनरल मैजिक और फिलिप्स से ज्वाइन किए। टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से फिडल की टीम को कोलैबोरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ा। एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप पोर्टल प्लेयर ने स्पेशलाइज्ड MP3 प्लेइंग चिपसेट प्रोवाइड किया। एक कपेंटिनो कंपनी नेम पिक्सो ने बेसिक OS सप्लाई किया।
जेफ रॉबिन एक इंटरफेस डिज़ाइनर और टिम वास्को ने ओएस को हाई लेवल यूज़र इंटरफेस और म्यूज़िक प्लेइंग सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म किया। इन हाउस एक्सपर्टीज़ ने पावर सप्लाई और डिस्प्ले में हेल्प किया और एप्पल के पास पहले से 5 गीगाबाइट तोशिबा डिस्क था, सोनी का बैटरी और फायरवायर भी डेडलाइन मीट करने के लिए। सभी टीम मेंबर्स को 18 to 20 आवर्स पर डे 7 डेज अ वीक काम करना पड़ा। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो, ये उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कॉस्टली पड़ा। फेडरल के हिसाब से ये इतना टफ था कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना पड़ा। मीनवाइल एप्पल का डिज़ाइन टीम, जिसे जोनाथन आइव लीड कर रहे थे, डिज़ाइन प्रोसेस पर काम कर रहे थे। जॉब्स ने इंसिस्ट किया कि प्रोडक्ट पर ज़्यादा नहीं करना। वो चाहते थे कि डिवाइस फंक्शनल हो लेकिन सिंपल हो और ह्यूमनली पॉसिबल जितना छोटा हो। जॉनी आइव्स टीम ने एक मॉडेस्ट बॉक्स सेटल किया जो एक डेक ऑफ कार्ड्स के साइज़ का था, और ये तब हुआ जब वो डजन प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर चुके थे। उन्होंने वाइट पॉलीकार्बोनेट डिवाइस के फ्रंट पर यूज़ किया और स्टेनलेस स्टील बैक पर। ये एक मिनिमलिस्ट फॉर्म था जो ब्रॉन T3 पॉकेट रेडियो जैसा था, जो डीटा रैम्स एक जर्मन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर का ब्रेन चाइल्ड था। जॉनी आइव्स हमेशा रैम्स को एडमायर करते थे उनके स्लीक और मॉड्यूलर डिज़ाइन एस्थेटिक के लिए। आईपॉड का नाम फ्रीलांसर कॉपीराइटर विनी चिको ने सजेस्ट किया था, जो सैन फ्रांसिस्को से थे। जॉब्स ने एप्पल के डिजिटल हब कॉन्सेप्ट को प्लेयर डिस्कस करते हुए फ्रीक्वेंटली मेंशन किया था। मैक था हब दूसरे गैजेट के लिए, और शिको ने हब को स्पेसशिप से कंपेयर किया था, जबकि दूसरे छोटे वेसल जैसे पॉड्स उसे फीड करने के लिए अंदर बाहर आते रहते थे। जब उन्होंने प्रोटोटाइप देखा, वाइट डिज़ाइन ने उन्हें स्ट्राइक किया। उन्होंने फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी से इंस्पिरेशन लेकर वर्ड वॉट बना दिया। प्रीफिक्स आई को iMac के साथ मैच करने के लिए ऐड किया गया। 6 मंथ्स के पेनस्टॉकिंगली हार्ड वर्क के बाद डिवाइस फाइनली रेडी हो गया। अक्टूबर 23, 2001 में स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को वर्ल्ड को रिवील किया। उसकी $399 की प्राइस टैग के बावजूद लोगों ने डिवाइस को पसंद किया और ये जल्दी कूलनेस का स्टेटस सिंबल बन गया। 1000 सॉन्ग कैपेसिटी के साथ ये MP3 प्लेयर के लिए एक लीप फॉरवर्ड था। लेकिन पॉपुलर बिलीफ के कॉन्ट्ररी ये एक इमीडिएट स्मैश हिट नहीं था। स्टीव जॉब्स एडमिन थे कि आईपॉड सिर्फ मैक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि प्रोडक्ट इतना कंपेलिंग है कि लोग शिप जंप करके एप्पल इकोसिस्टम में डाइव कर लेंगे। लेकिन इसने क्या किया, एक ह्यूज मार्केट को एलिनिएट कर दिया। एप्पल मैनेजमेंट ने इवेंचुअली जॉब्स को कन्विंस किया कि ये विंडोज़ पर भी अवेलेबल होना चाहिए, और इस मूवमेंट से आईपॉड रियली टुक ऑफ। आईपॉड ने एप्पल की फ्यूचर डोमिनेंस का रास्ता बनाया म्यूज़िक इंडस्ट्री में। एप्पल ने iTunes स्टोर लॉन्च किया और अब यूज़र इंडिविजुअल ट्रैक 99 सेंट्स में खरीद सकते थे इंस्टीड ऑफ पूरी एल्बम खरीदने के बजाय। iTunes ने अपने पीक पर 2007 में लीगल डाउनलोड मार्केट का 70% डोमिनेट किया, लेकिन फिगर्स के बावजूद ये एप्पल के लिए इनसिग्निफिकेंट था, क्योंकि iTunes सिर्फ उनके मेन कैश काउ आईपॉड का ड्राइवर था। आईपॉड्स ने सिंगल हैंडेडली एप्पल कंपनी को टर्न अराउंड कर दिया। 1 मिनट में 100 आईपॉड्स बेचकर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन फिक्स कर दी और कंपनी को फिर से कूल बना दिया, जो 1990s में फ्लंडरिंग थी। ओके, तो उस केन कर्मिट गाय के बारे में क्या, जिसे एप्पल ने आईपॉड इन्वेंट करने का क्रेडिट दिया था? मैंने इस पर एक फुल एपिसोड बनाया है, लेकिन एसेंशियली appleburst.com के साथ एक लॉ सूट में था। प्रोसीडिंग्स में एप्पल ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस किया जिसमें केन कर्मेर को आईपॉड का फादर लेबल किया गया था, क्योंकि उन्होंने MP3 प्लेयर और iTunes जैसे स्टोर का कंसेप्ट इन्वेंट किया था ऑल द वे बैक इन 1979। मैंने नीचे उस एपिसोड का फुल लिंक दिया है। कंक्लूजन, एप्पल ने 400 मिलियन से ज़्यादा आईपॉड्स बेचे थे जब तक ये ब्रांड लास्ट ईयर डिसकंटिन्यू नहीं हो गया। आईपॉड मिनी, शफल, नैनो और टच सभी डिफरेंट शेप्स, कलर्स, साइज में आए थे और अलग अलग फीचर्स थे। लेकिन हर जनरेशन ऑफ आईपॉड ने सेम इथोस शेयर किया, सिंप्लिसिटी और फंक्शनैलिटी। आईपॉड ने एप्पल को आईफोन क्रिएट करने का मीन्स दिया, जो इवेंचुअली उनका ग्रेटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आईपॉड का लेगेसी जिंदा रहेगा। मुझे पर्सनली आईपॉड की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आप लोग क्या सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एनीवेज, बस इतना ही मुझसे। मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। Cheers guys, have a good one. Fusion, it's new thinking.